इस कोरोना काल में स्कूल्स न खुलने से पढ़ाई ज्यादा ढंग से नहीं हो पाई, पर परीक्षाएं समय पर होंगी। इसलिए परिस्थितियों को समझते हुए जिस राह से भी ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें जीवन में आने वाले संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जगाइए अपने सीने की आग को और पाइए अपने परीक्षाओं में सफलता। जी हां दोस्तों, मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप है हिंदी मंत्र चैनल पर। परीक्षोपयोगी सामग्री के क्रम में आज हम पद परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके कक्षा 10 में तो उपयोगी है ही, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम एग्जाम में आने वाले कुछ खास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पद परिचय की। सबसे पहले हम पद के बारे में बात करेंगे। पद वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द पद बन जाता है। यानी कोई भी शब्द यदि कहीं बाहर लिखा हुआ है तो वो शब्द होगा, लेकिन यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसे हरीश का घर उदयपुर में है, तो यहां हरीश भी पद है, घर भी पद है, उदयपुर भी पद है। यानी वाक्य में प्रयोग किया गया हर शब्द पद है। अब हम पद परिचय की बात करते हैं। सीधी सी बात है, पद और परिचय है, यानी पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी पद में, वाक्य में जो पद हैं वो संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं। उनका उन्हीं के आधार पर व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण में पद कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण में पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों की यदि हम बात करें, नाम से पता चल रहा है विकारी, विकार यानी परिवर्तन, बदलाव। वो बदलाव कैसे? ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। अब हम बात करें अविकारी, जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। अविकारी यानी जो बदलते नहीं है, यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनका रूप हर स्थिति में एक सा रहता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, यानी बदलते नहीं हैं। कौन से होते हैं अविकारी शब्द? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये चारों अविकारी शब्द है। बात करते हैं हम पद परिचय की। तो जैसा कि मैंने कहा, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा के पद परिचय की। तो संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें इन बातों का उल्लेख करना चाहिए। सबसे पहले भेद, संज्ञा के भेदों की बात करेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो उनमें से कौन सा भेद है, उन भेदों के बारे में बताना हमें आवश्यक होगा। उसके बाद संज्ञा का लिंग कौन सा है, आप जानते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। वचन की बात करें, एक वचन और बहुवचन। इसके बाद हम कारक की बात करते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन सभी कारकों में से वाक्य में जो संज्ञा है उसका कारक कौन सा है, इसका उल्लेख हमें करना पड़ता है। और अंत में क्रिया के साथ में उसका क्या संबंध है, ये संबंध हमें बताना होता है। उदाहरण से हम ज्यादा समझ पाएंगे। हमारे पास वाक्य है, गौरव ने अपने भाई को पढ़ाया। पहले हम लेते हैं गौरव, गौरव संज्ञा है, तो गौरव ने हमने लिया, तो ये है संज्ञा, हमने पहचाना। पद परिचय देते समय हमें पद को पहचानना होगा कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या इनमें से है क्या। तो हमने देखा, गौरव को देखा तो गौरव संज्ञा है। अब संज्ञा कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वचन की बात करें, गौरव एक वचन है, अकेला है तो एक वचन है।
और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है, और कारक की बात करें तो यहां क्रिया कर रहा है गौरव। तो जो क्रिया को करने वाला होता है वो कारक होता है, इसीलिए कर्ता कारक है। और हम देखते हैं क्रिया से उसका क्या संबंध है। तो क्रिया कौन सी है यहां? पढ़ाया। तो हम सीधा सा कहेंगे कि पढ़ाया क्रिया का कर्ता है। इसी प्रकार इस वाक्य में दूसरी संज्ञा है भाई को। तो भाई को यदि हम लेते हैं तो भाई संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भाई किसी भाई विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां हम मुन्ना भाई या किसी और अन्य भाई का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए भाइयों की पूरी जाति आ गई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। वचन की बात करें तो एक वचन है, और लिंग की बात करें तो भाई पुल्लिंग होता है, आप भी जानते हैं। और यहां भाई को कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है यहां। और फिर क्रिया से इसका संबंध की बात करें तो पढ़ाया क्रिया का कर्म है। और उदाहरण हम देखते हैं तो शिवाजी ने वीरता से युद्ध किया, तो यहां वीरता जो है वो संज्ञा है। और इसी के उदाहरण को लेते हुए हम देखते हैं कि वीरता संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। यहां क्रिया का भाव, यहां भाव व्यक्त हो रहा है। वीरता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। वचन की बात करें तो एक वचन है, लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग है, और करण कारक है। इस प्रकार हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वनाम का परिचय की। तो सर्वनाम का परिचय देते समय हमें इन बातों का उल्लेख करना चाहिए। सबसे पहले भेद। सर्वनाम के भेद कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। इन भेदों में से कौन सा भेद सर्वनाम का यहां है? यानी जो भी उदाहरण आए उसमें हमें सर्वनाम के भेदों को देखना है। उसके बाद पुरुषवाचक यदि है तो हमें पुरुष का उल्लेख करना है। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। लिंग वही बात है, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन की बात करें एक वचन है या बहुवचन है। कारक की बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण या संबोधन, इनमें से कौन सा कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, ये हम सर्वनाम के पद परिचय देते समय ध्यान रखते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो हमने राम को अपने घर बुलाया है। सबसे पहले हम लेते हैं हमने जो है वो सर्वनाम है। हम देख रहे हैं कौन सा भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कैसे हुआ? यानी जब हम पुरुष की बात करते हैं तो उत्तम कौन? मैं, यानी मैं और हम उत्तम पुरुष में आते हैं, तुम मध्यम पुरुष में, और बाकी मेरे और तुम्हारे अलावा जो बच के वह वे दोनों वे सब, ये सब अन्य पुरुष में या प्रथम पुरुष में आते हैं। अब लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहां हम देख पा रहे हैं हमने, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। और कारक की बात करें तो कर्ता कारक है और बुलाया क्रिया का करता है। तो इस प्रकार हमने का पद परिचय हम देते हैं। अगला हम वाक्य लेते हैं, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो कोई यदि हम लेते हैं तो कोई सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चय नहीं है कि कौन बुला रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वचन की बात करें तो ये एक वचन है। लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है और ये कर्ता कारक है और बुला रहा क्रिया का करता है। एक और उदाहरण में लेते हैं, बाहर कौन खड़ा है। तो कौन भी सर्वनाम है और ये प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और बुलाया क्रिया का करता है। तो इस प्रकार हम सर्वनाम का पद परिचय देते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार हमने संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा के भेदों की बात की थी, उसी प्रकार विशेषण में भी हम विशेषण के भेदों के बारे में ही बात करते हैं। तो विशेषण के कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस प्रकार उसके भेदों के बारे में बताएंगे, फिर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग के बारे में बताएंगे और उसके बाद वचन की बात करेंगे और अंत में हम विशेष्य और विशेषण का क्या संबंध है, यानी उस विशेषण का विशेष्य कौन है, यह हमें बताना होता है। यदि हम उदाहरण को देखते हैं तो एक वाक्य लेते हैं, वीर पुरुषों का सर्वत्र आदर होता है, वीर पुरुषों का सर्वत्र सम्मान होता है। तो यहां वीर को यदि हम लेते हैं तो वीर तो विशेषण है, क्योंकि पुरुष की विशेषता को बता रहा है, तो वीर विशेषण है। और
गुणवाचक विशेषण है क्योंकि पुरुष की विशेषता को बता रहा है, पुरुष के गुणों को बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। वचन की बात करें तो पुरुषों खुद बहुवचन है तो वीर भी बहुवचन है, यह हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि विशेष्य और विशेषण दोनों का वचन एक ही होता है। लिंग की बात करें पुल्लिंग है क्योंकि वीर पुल्लिंग है, और विशेष्य का उल्लेख हमें करना पड़ता है तो हम लिखेंगे पुरुषों जो है वो वीर शब्द का विशेष्य है। इस प्रकार हमें इसका विशेषण का पद परिचय देना होता है। अगले उदाहरण को यदि हम देखें तो दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो दो विशेषण है और संख्या को बता रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, जो निश्चित संख्या को प्रकट करते हैं वो निश्चित संख्यावाचक होते हैं, और जो जिसमें निश्चित संख्या को पता नहीं चलता जैसे कुछ, इस प्रकार तो वो कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन यहां हमारे यहां दो जो है वो निश्चित संख्या को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुवचन, क्योंकि यहां द्विवचन नहीं होता है संस्कृत की तरह। लिंग की बात करें तो पुल्लिंग है और विशेष से इसका लड़के है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, वे लड़के इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो यहां इस शब्द को लेते हैं तो इस जो है वो विशेषण है और ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। वचन की बात करें बहुवचन है, पुल्लिंग की बात करें, लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है, और विशेष्य की बात करें तो ये विद्यालय इसका विशेष्य है। इस प्रकार हमें विशेषण का पद परिचय देते समय सावधानी रखनी होगी, ध्यान रखना होगा। सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हमने अभी अभी की, तो सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम भी हो और विशेषता को भी प्रकट करे, तो वो सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है। जैसे हमने देखा इस विद्यालय में, तो इस जो है वो सर्वनाम है और विद्यालय की विशेषता को भी प्रकट कर रहा है, और संकेतवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विद्यालय की ओर संकेत भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्रिया के पद परिचय के बारे में। क्रिया के पद परिचय देते समय हमें क्रिया के भेदों के बारे में बताना होगा, तो हमें इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ना भी होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ना भी होगा। तो हम बात करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में, तो अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, सहायक क्रिया, तो किस प्रकार की क्रिया है इसके बारे में हमें बताना होगा। सकर्मक क्रिया यदि है तो वो कौन सी है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है, इसका उल्लेख हमें करना होगा। फिर उसी प्रकार लिंग, वचन, वाच्य यानी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में बताना होगा। इस क्रिया में हमें काल का भी ध्यान रखना होगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल में से कौन सा काल है, और कर्ता और कर्म का संकेत भी हमें देना होगा। उदाहरण से ज्यादा समझ पाएंगे हम। बच्चे हंस रहे हैं, तो यहां हम हंस रहे हैं क्रिया को लेते हैं। क्रिया सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि क्रिया है, क्योंकि हमें बताना होगा कि ये क्रिया है। क्रिया अब अकर्मक है या सकर्मक, क्योंकि हंस रहे हैं अकर्मक क्रिया है। देखिए ये हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्रिया के भेदों को, तो अकर्मक है या सकर्मक है, तो इसका जानने के लिए हम प्रश्न करेंगे कि बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे क्या हंस रहे हैं। यदि हमें उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया है। तो बच्चे क्या हंस रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं क्रिया अकर्मक क्रिया। और फिर संयुक्त क्रिया है, क्योंकि हंस रहे, हंसना और रहना तो संयुक्त क्रिया है। वचन की यदि हम बात करें तो बहुवचन है, पुल्लिंग है क्योंकि बच्चे पुल्लिंग की श्रेणी में आ रहे हैं। और वाच्य की बात करें क्योंकि कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्ता प्रमुख है इस वाक्य में, तो कर्तृवाच्य है। और काल की बात करें तो हंस रहे हैं यानी वर्तमान काल है, और हम क्रिया के कर्ता का उल्लेख करते हैं तो इस क्रिया का कर्ता बच्चे हैं। इस प्रकार हमें क्रिया में इतनी सारी बातों का उल्लेख करना होता है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, अध्यापिका ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। यहां क्रिया है सुनाई। सुनाई जो है वो सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या सुनाई, कहानी। उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। और द्विकर्मक क्रिया है, बच्चों को, तो बच्चे भी इसमें कर्म है और कहानी भी कर्म है, तो दो कर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्विकर्मक क्रिया है। एक वचन है, सुनाई जो है वो एक वचन की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि अध्यापिका एक वचन है, तो क्रिया भी
क्रिया पर भी कर्ता का प्रभाव पड़ता है। लिंग की बात करें, स्त्रीलिंग है, क्योंकि सुनाई किसने? अध्यापक है ना, अध्यापिका स्वयं स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है, तो सुनाई भी स्त्रीलिंग ही होगा। वाच्य की बात करें, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता प्रमुख है यहां, यानी कर्ता पर आधारित है, यह है वाक्य। काल की बात करें, भूतकाल है, और इस वाक्य में सुनाई जो क्रिया है उसका कर्ता है अध्यापिका। इस प्रकार हमें क्रिया के पद परिचय में इतनी सारी बातों का उल्लेख करना होता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, राम से चला नहीं जाता। यह वाक्य आपको कुछ अलग लगेगा क्योंकि इसमें वाच्य डिफरेंट है, भिन्न है। जाता हम क्रिया को लेते हैं तो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जाना अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आ रहा है, यहां कोई कर्म का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। वचन की बात करें, एक वचन है, पुल्लिंग है। वाच्य जो है वो भाववाच्य है, क्योंकि यहां कर्म नहीं है और कर्ता का भी सही उल्लेख नहीं हो रहा है, तो क्योंकि कर्ता प्रमुख नहीं है इस वाक्य में। वाच्य की बात कर रहे थे हम, भाववाच्य है, वर्तमान काल है और इसका कर्ता राम है। और अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय देते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्रिया विशेषण में हम सिर्फ दो बातों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले तो क्रिया विशेषण का भेद, और उसके बाद में क्रिया का संकेत करना होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हम बात करें, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक ये भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। उदाहरण से हम जानेंगे, राम का भाई यहां रहता है, तो हमें सिर्फ दो ही बातें बतानी है क्रिया विशेषण में। तो यहां क्रिया विशेषण है इस वाक्य में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिया विशेषण और फिर उसका भेद लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के होने के स्थान को प्रकट कर रहा है यहां शब्द। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये है, और रहता है क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। सिर्फ ये दो बातें हमें बतानी होती है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, सुमन कल आएगी। तो यहां कल जो है वो क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है, और भेद कौन सा है? ये है समय को प्रकट कर रहा है, काल को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है और आएगी क्रिया की विशेषता को बता रहा है। और अगला हम उदाहरण लेते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है यहां, क्योंकि क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। और किस प्रकार की विशेषता है? रीति, तरीका, स्टाइल, किस प्रकार ये कविता, किस प्रकार ये क्रिया हो रही है, इस बात को बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और दौड़ता है क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो क्रिया विशेषण में हमें सिर्फ दो बातों का ही उल्लेख करना होता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे समुच्चय बोधक का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार हमें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना होगा, भेद और उन पदों या वाक्यांशों या उपवाक्यों का उल्लेख करना है जिन्हें समुच्चय बोधक आपस में जोड़ता है। तो समुच्चय बोधक के भेद समानाधिकरण और व्यधिकरण, इन भेदों का उल्लेख करके उन पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों के बारे में बताना है जिनको समुच्चय बोधक जोड़ता है। उदाहरण हम लेते हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। सीधा सा हमने कहा क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है और राम और श्याम इन दोनों पदों को जोड़ रहा है। इस प्रकार हम इसका परिचय दे सकते हैं। अब हम बात करें अगले उदाहरण की, वह विद्वान नहीं आ पाया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि वाक्यों को अलग करने का काम कर रहा है, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और वह बीमार था, इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो की से दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन ये अलग होने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। तो इस प्रकार हम समुच्चय बोधक का पद परिचय दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं संबंध बोधक का पद परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संबंध बोधक
तथा उसका भेद बताएंगे और वह किन किन शब्दों से किन किन शब्दों के बीच संबंध जोड़ रहा है, इस बात का उल्लेख हमें करना चाहिए। उदाहरण से हम ज्यादा समझेंगे कि मोहन राम के आगे चल रहा है, तो आप देख रहे हैं मोहन और राम में संबंध को प्रकट कर रहा है। तो के आगे जो शब्द है उसको हम लेंगे क्योंकि ये संबंध बोधक है और मोहन और राम इन दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, मेरा घर बाजार के सामने है, तो बाजार को और मेरे घर को जोड़ने वाला जो संबंध बोधक है वो है के सामने। तो के सामने को हम लेते हैं संबंध बोधक है और घर तथा बाजार इन दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार हम संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। और जल्द ही हम इस पद परिचय के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक का पद परिचय की। तो विस्मयादि बोधक में तो सिर्फ ये बताना होता है कि वह कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है और उसका उल्लेख करना होता है कि यह विस्मयादि बोधक है, बस इतना ही लिखना पर्याप्त होता है। एक उदाहरण लेते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो वाह जो है वो विस्मयादि बोधक शब्द है, तो हम बताएंगे विस्मयादि बोधक। और क्योंकि यहां खुशी का भाव, हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम लिखेंगे हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं हम, ओह बेचारा घायल हो गया। तो ओह जो शब्द है वो विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आता है, तो हम लिखेंगे विस्मयादि बोधक और दुख का भाव प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार कौन सा भाव प्रकट होता है और विस्मयादि बोधक है, इसका उल्लेख हमें विस्मयादि बोधक के पद परिचय में देना होता है। और अंत में हम अंतिम पद परिचय के बारे में बात करते हैं और अंत में है निपात का पद परिचय। निपात का पद परिचय देते समय क्रिया के किस अर्थ पर विशेष प्रकार का बल दे रहा है, इतना सा लिखना पर्याप्त होता है। निपात होता क्या है? क्रिया के अर्थ पर विशेष बल देने का काम करता है। जैसे तुम, जैसे तो, भी, ही, ये जो है वो निपात कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं, तुम तो पकड़े जाओगे, मुझे भी पकड़ाओगे। तो यहां तो और भी ये दोनों निपात है, तो हम तो को लेते हैं तो हम लिखेंगे निपात। और पकड़े जाओगे क्रिया के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार हमें लिखना होता है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, यह काम आपको ही करना पड़ेगा। तो यहां ही जो है वो निपात की श्रेणी में आता है, तो हम कहेंगे कि निपात है और करना पड़ेगा क्रिया के अर्थ में विशेष बल भर रहा है। तो इस प्रकार हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात का पद परिचय दे सकते हैं। मैं समझता हूं आप सब के लिए कहीं भी पद परिचय से संबंधित कोई डाउट, कोई शंका, कोई समस्या नहीं रही है। और आइए अंत में हम परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ जाया करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न सिर्फ एक ही प्रकार से आता है, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। सबसे पहले उदाहरण हम लेते हैं, सुरेश यदि मैं बीमार हो जाऊं तो घर की व्यवस्था रुक जाएगी। ये प्रश्न सीबीएसई 10th क्लास की 2016 की एग्जाम में आया है। सबसे पहले हम लेते हैं सुरेश को। तो सुरेश नाम है तो हम कहेंगे संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबोधन कारक है, क्योंकि यहां सुरेश को संबोधित करके पूरा जो वाक्य है वो कहा गया है। और एक और बात, संबोधन यदि हम किसी को करते हैं तो उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए हम क्रिया से इसका क्या संबंध है इसका उल्लेख नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला हम शब्द लेते हैं मैं। तो मैं आप जानते हैं सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक का भेद करें तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये एक वचन है, पुल्लिंग है। हम बताएंगे कि ये कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक है और हो जाऊं क्रिया का ये करता है। इस प्रकार हम मैं का पद परिचय दे सकते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं,
आजकल हमारा देश प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। ये प्रश्न सीबीएसई के 2017 की एग्जाम में आया है। आजकल को यदि हम लेते हैं तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है और काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण है और बढ़ रहा है, क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम लेते हैं, वह क्या खाता है। इतना छोटा सा वाक्य है, लेकिन यह भी सीबीएसई के 2017 के एग्जाम में आया है। तो वह का हम पहचानेंगे, वह सर्वनाम है। तो सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, ये हम जान चुके हैं। तो ये थे कुछ खास प्रश्न। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।